नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि पार्टी मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने जा रही है। यानी इसको लेकर किसी तरह का असमंजस उन्होंने नहीं रखा है और स्पष्ट कर दिया कि नायब सिंह सैनी ही हरियाणा में पार्टी का चेहरा रहने वाले हैं। वहीं कांग्रेस में भी चेहरा लगभग ये माना जाता है कि स्पष्ट है, लेकिन गाहे बगाहे जो नेता हैं वो अपने अपने बयान दे ही देते हैं, क्योंकि आधिकारिक रूप से ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। अब जब अमित शाह पहुंचे, उन्होंने नाम का ऐलान कर दिया, चुनाव की तैयारियां एक तरह से शुरू हो ही चुकी हैं, तो इसके बाद अब मंच जो है वो सज चुके हैं। कांग्रेस की ओर से टीका टिप्पणियां जरूर आ रही हैं, लेकिन तैयारी में कौन कितना आगे इसको भी समझेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से अपनी कमर कस चुकी है। चुनावी मंच तैयार होने लगे हैं। बीते शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंचकुला में रैली की और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। अमित शाह ने खुले मंच से कहा कि इस बार हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव नायब सैनी की अध्यक्षता में लड़ा जाएगा। मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा की जनता का हम विश्वास। मुख्यमंत्री नायब सैनी को विधानसभा चुनाव की कमान मिलने पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कोई भरोसा नहीं कब नेतृत्व बदल दे। आखिरी वक्त में उनका भरोसा नहीं रहता है। तो वो पार्टी का मामला है और पार्टी है, मुख्यमंत्री और वो क्या कहेंगे, नायब सिंह सैनी हमने डमी बिठा रखा है, कहेंगे मुख्यमंत्री बना है तो। लेकिन इनका कौन सा चेहरा, बने बनाए चेहरों को बदल देते हैं। तो खट्टर साहब को हटा के इनको बना दिया। ये ऐसा है कि कितने ही चेहरे बदलते रहे, लोगों ने फैसला कर दिया ये सरकार बदलनी है लोगों ने। विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ चंद महीने बाकी हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करने पर अपने आप को गदगद महसूस कर रही है, तो वहीं बीजेपी लोकसभा चुनाव की कसर विधानसभा चुनाव में जरूर निकालने की कोशिश करेगी। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ प्रोफेसर विद्यु रावल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए। इसके अलावा रजत पंजेटा और निशांत आनंद हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रोफेसर विद्यु रावल, शुरुआत आपसे करूंगा कि आपके यहाँ भरोसा नहीं है चेहरे कब बदल जाएं। आप तो बने बनाए टिके टिकाए चेहरे को बदल देते हैं। तो अगर गृह मंत्री अमित शाह ने ये घोषणा की है तो उसको लेकर बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं बांधनी चाहिए, ऐसा एक संकेत दे रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जनता टीवी देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी विनम्र नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी आवाज ठीक ठाक आवाज आ रही है। आ रही है, ठीक ठाक भी आ रही है, अच्छी आ रही है जी। धन्यवाद वरुण जी। ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ऐसा आक्षेप कभी नहीं लग सकता। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से पूर्व हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान देश के गृह मंत्री बने हैं, उन्होंने आकर हरियाणा में इस बात की घोषणा की है कि चौधरी नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हम अगला चुनाव लड़ने वाले हैं। तो इस बात को आप पत्थर की लकीर मान लीजिए। ये भूपेंद्र हुड्डा की किसी घोषणा की बात नहीं है कि भूपेंद्र हुड्डा जाकर किसी गांव में किसी कार्यक्रम में अपने 10-20 कार्यकर्ताओं के बीच में कोई घोषणा कर दें और फिर अखबारों में किसी प्रकार से विज्ञापन वगैरह देकर उन घोषणाओं को छपवा दें और अगले दिन जो है कांग्रेस पार्टी का कोई नेता आकर कह दे कि भाई ये तो सब झूठी हैं, और तीसरे दिन फिर उस बात पर मोहर लगाने के लिए दीपक बावरिया आ जाए, कहें भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास तो राइट ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। डंके की चोट पर हम राजनीति करते हैं, हम लोग इस प्रकार से नहीं करते हैं। हमने अगर अपना नेतृत्व बदलना था तो मार्च के अंदर हम सब के बीच में गए। हम सब ने देखा कि हमने एक प्रक्रिया के तहत जो है वो भी काम पूरा किया। हमने जहां नेतृत्व बदलना होता है वहां भी कहते हैं, जहां नहीं बदलना होता वहां भी कहते हैं। हमने देखा पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने 2022 में इतिहास बनाया। उत्तराखंड जब से बना था तब तक से लेकर अब तक इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि कोई सरकार रिपीट की हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वहां पर रिपीट की, और रिपीट करने के बाद उसके बाद कितना अद्वितीय काम कर रही है कि 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की मिली है। इसी प्रकार से गुजरात के अंदर जहां पर 25-25 साल के इनकम्बेंसी के साथ हम चुनाव में गए थे, और उससे पिछला जो चुनाव था वो कांग्रेस पार्टी उसको मॉरल विक्ट्री बोल रही थी।
99 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी को रोकना, उसको मॉरल विक्ट्री बोल रही थी। अगला चुनाव आते आते किस प्रकार जो है भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े और उसमें हमने देखा कि 100 इतिहास के रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। इतने बड़े बहुमत से गुजरात के अंदर हमने सरकार बनाई। सिमिलरली जो है हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से जनता में एक बड़ा जबरदस्त प्रकार का करंट हम देख रहे हैं, चौधरी नायब सिंह सैनी जी के प्रति जो आकर्षण है जिसको हम रोज महसूस कर रहे हैं, उनकी किस प्रकार से भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। और ये मैं केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नहीं कह रहा हूँ, जनता के बीच में भी जिस प्रकार का वो कनेक्ट कर पाए हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करने वाले हैं। जिस प्रकार से हम भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से जो है गरीब के लिए, गरीब उत्थान के लिए अद्वितीय काम करती रही है, इसलिए गरीब एक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ सा गया है। सभी लोगों ने अपने अपने लिए, अपनी जातियों ने, कोई तो पार्टियां जातिवादी पार्टियां केवल एक जाति के लिए काम करती हैं, कोई पार्टियां हैं जो क्षेत्र के लिए करती हैं, कोई एक भूपेंद्र हुड्डा जैसी पार्टियां जो केवल हुड्डा को और हुड्डा के बेटे को कैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए इसी चिंता में लीन रहते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक लोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गरीब के लिए काम करती है और ये बात वरुण जी गरीब ने महसूस की है। ये बात सिर्फ विधु रावल टीवी पर नहीं बोल रहा है, ये हमारे विपक्षी साथी भी जो है आपको कभी कभी फुसफुसाते मिल जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पीछे जो है गरीब जो है वो जुड़ रहा है। और अब क्योंकि गरीब परिवार में पैदा हुए चौधरी नायब सिंह सैनी अपने दम पर जिस प्रकार से राजनीति करते रहे, और मैंने तो बहुत सालों से उनको जानता हूँ, बहुत लगभग 2 दशक से उन्हें जानता हूँ, मैंने देखा किस प्रकार से अपने लिए आजीविका भी वो अपने, जब वो संगठन के काम से निवृत्त होकर राजनीतिक क्षेत्र में आए थे, अपनी आजीविका भी खुद ही जो है वो ढूंढ रहे थे, साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी उन्होंने संघर्ष किया। तो हम जैसे कार्यकर्ता बहुत बहुत सम्मान करते हैं, जनता जिन्होंने उनको देखा है काम करते हुए, उनके साथ जुड़ने को लिए वरुण जी बहुत आतुर है। ठीक है, वेद प्रकाश विद्रोही जी आपका स्वागत है। और ये जानना चाहता हूं मैं कि जब बीजेपी की ओर से, उनकी टॉप लीडरशिप की ओर से क्लियर कर दिया गया है कि नायब सिंह सैनी उनका हरियाणा में चेहरा हैं और चुनाव में भी रहने वाले हैं, ये स्पष्ट कर दिया है, ये जो मैसेज दिया है लीडरशिप ने, इसके मायने क्या है हरियाणा के इलेक्शन में? वरुण जी, न तो इसके कोई मायने हैं, न इसका कोई महत्व है, क्योंकि पहले तो जो वर्तमान मुख्यमंत्री रहता है, कोई भी किसी दल का हो, वो स्वाभाविक रूप से भावी मुख्यमंत्री के रूप में ही देखा जाता है। और दूसरी बात, नायब सिंह सैनी जी के मुख्यमंत्री घोषणा होते ही इसका पहला साइड इफेक्ट तो अहिरवाल में ही पड़ गया। चाहे आप 2014 का चुनाव देख लो, चाहे 2019 का देख लो, लगभग एक तरफा इनको सीटें इस क्षेत्र से मिली थी और इसी क्षेत्र की बदौलत दोनों बार इनकी सरकार बनी। और 2 विधानसभा चुनाव और 3 लोकसभा चुनाव, क्योंकि हम तो यहीं के वोटर हैं और अहिरवाल में ही रहते हैं। राव इंद्रजीत सिंह जी मुख्यमंत्री बनने का सपना दिखाकर ही वोट मांगते आए थे और अब की बार तो उन्होंने चुनाव जीतते ही घोषणा कर दी थी कि मैं दमखम से लड़ूंगा और मेरा तो आखिरी बार है और मेरा दावा बड़ा मजबूत है। तो पहले तो उनकी आशाओं पर ही तुषारापात हो गया और उनकी आशाओं पे तुषारापात होने का मतलब था कि जो अहिरवाल के लोग अभी तक उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट देते आए थे और लगता था वे राव साहब का नंबर पड़ जाएगा, उनमें घोर निराशा हो गई और उनको साफ नजर आ गया कि भाजपा में रहते तुम्हारे क्षेत्र का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, क्योंकि ये परंपरागत कांग्रेस का ही क्षेत्र था। तो आप मेरी बात याद रख लेना कि दोबारा यहाँ से जो कांग्रेस में बार बार कहता हूँ सबसे कमजोर थी, रिवाइव हो गई। एक तो ये फायदा हो गया। दूसरा, और भी बहुत से लोग थे मुख्यमंत्री पद के दावेदार मन के अंदर, उनके अंदर भी निराशा हुई है। और तीसरी बात, आदरणीय सैनी साहब ही मुख्यमंत्री थे और खट्टर साहब भी चेहरा थे और मोदी जी भी चेहरा थे। 3 इनके महाबली चेहरा होते, जनता ने इनको हाफ कर दिया। और विधानसभा चुनाव में हमारी बात याद रख लेना, जनता इनको साफ कर देगी। और अमित शाह जी का है, आपको याद होगा पिछली बार भी वो धसकर लोकसभा चुनाव की तैयारी करने के लिए वही आए थे। तब भी मैंने कहा था कि अब की बार अमित शाह जी को आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। ऐसी तगड़ी तैयारी की, वो हाफ तो कर गए। अब फिर विधानसभा चुनाव के लिए हमारे लिए तो बड़ा शुभ संदेश है कि वही अमित शाह जी आए हैं। मैं आपका जवाब दूंगा भाई, एक ही लाइन कहूंगा, वो भाजपा को साफ कर देंगे, इसलिए हमारे लिए शुभ संकेत है। अब आप पूछिए।
ये तो चलिए बीजेपी ने स्पष्ट तो कर दिया, आपने कहा मुख्यमंत्री ही आमतौर पर चेहरा रहता है, उन्होंने बता दिया कि भाई वही है। कांग्रेस में भी ऐसा है क्या कि चेहरा क्लियर हो जाए? देखिए, कांग्रेस कभी भी एक आध अपवाद को छोड़कर कभी अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करती ही नहीं। ये हमारी रणनीति है, चाहे आप इसको फायदेमंद समझे चाहे नुकसान समझे, ये वर्षों से यही परंपरा है। हम बड़े स्पष्ट रूप से बार बार कह चुके हैं कि हरियाणा में हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और जीतने के बाद जो हमारे विधायक हैं उनकी राय लेकर हाईकमांड मुख्यमंत्री पद की कौन होगा ये तय करेगा। ठीक है। तो इसलिए कोई चेहरा घोषित करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उसी तरह की तैयारी हम कर रहे हैं। और पूछिए सवाल। ठीक है, रजत मैं पंजेटा, अपनी बात कह देता हूँ। अच्छा बात रह गई क्या अभी? नहीं, हाँ, आपका ही सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं तो। पहला भी सवाल आपका ही था सर, दोनों सवाल आपके थे, मैंने तो अपनी तरफ से कुछ कहा ही नहीं है। अरे नहीं, आपने पूछा था कि नायब सिंह सैनी जी का क्या रहेगा। सर सवाल ही तो पूछूंगा, आप जवाब देंगे, अपनी बात अलग से क्या कहेंगे आप? नहीं सर, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति, एक लाइन तो सुन लीजिए सर। चल, ज्यादा नहीं कहूंगा। हरियाणा की जनता लोकसभा चुनाव के माध्यम से स्पष्ट संकेत दे चुकी है कि भाजपा कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। हरियाणा की जनता भाजपा को तड़ी पार करने का और कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना। ठीक है रजत पंजेटा, रुकिए मैं आता हूँ एक करके सबको कंप्लीट कर लूँ। रावल साहब रुकिए। रजत पंजेटा, बीजेपी ने बता दिया चेहरा कौन, कांग्रेस वो कह रहे हैं हमारी तो रणनीति, हम तो बिना चेहरा बताए ही चुनाव में जाते हैं और यही उनकी कामयाबी का मूल मंत्र भी है। तो ये अब चेहरे तय होने से चुनाव जो है वो और स्पष्ट होता जाएगा। देखिए, अमूमन जब पहले भाजपा, खट्टर जी के बारे में किसी को नहीं था पता, उस समय भी रामविलास शर्मा जी का नाम चल रहा था, कहीं फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर जी हैं उनका नाम चल रहा था। तो एकदम खट्टर जी को बनाया गया। राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया का वो देखा वीडियो, जब राजनाथ सिंह जी ने पर्ची निकाल कर दी उनको, तो उनको भी एक शॉक लगा, झटका लगा। तो ये वैसे अमूमन करते नहीं है, ये लास्ट मोमेंट पे वो करते हैं, ये भी कई राज्यों में इन्होंने किया है। देखिए, इसका फायदा क्या होगा वो तो नहीं, नुकसान भी हो सकता है इसका, क्योंकि जो राव इंद्रजीत सिंह जी जो हैं वो भी मुख्यमंत्री के ख्वाब तो वो भी देख रहे हैं। उसके बाद और भी अन्य नेता है जिनका नाम क्या लूं मैं यहाँ पर, चाहे वो कहीं हिसार से हो या और जगह से हो। तो मुख्यमंत्री के वो तो जो देख रहे हैं सपने, वो तो उनके टूट गए। जो उन्होंने अनाउंस किया है, ठीक है। आमतौर पर बीजेपी ऐसा करती नहीं है, आप मान रहे हैं? हाँ, इनका आंतरिक मामला है, करती नहीं है। कई राज्यों में करती है, कई राज्यों में मैंने देखा है जो जैसे महाराष्ट्र में है, वो तो चलो मजबूरी से है, लेकिन फडणवीस जी को उन्होंने प्रोजेक्ट किया हुआ था। और अब जैसे पीछे इन्होंने मध्य प्रदेश में भी किया, तो ठीक है, अब इन्होंने अनाउंस पहले कर दिया उसके लिए। लेकिन आपका जो पिछला 9.5 साल का जो भाजपा का कार्यकाल रहा है, और अभी जो 4 महीने के लगभग ये जो नए मुख्यमंत्री आए हैं, तो सारा का सारा का लेखा जोखा जो है वो सारा का सारा जनता उसके आधार पे मूल्यांकन करेगी कि किस हिसाब से हर वर्ग की इसके अंदर जो है, चाहे महिलाओं के लिए हो। अब क्राइम अगेंस्ट वुमेन देख लीजिए, अभी ताजी खबर है, एक अंबाला में एक महिला पे एसिड कोई केमिकल फेंका, उनकी आंखें खराब हो गई हैं। एक 3 साल की बच्ची को के साथ अभी बलात्कार का मामला है। उसके बाद हॉस्पिटल में एक युवती के साथ छेड़छाड़ हो गई, रोहतक में गोलियां चल रही। तो क्राइम की सिचुएशन जो है, जो क्राइम की सिचुएशन है, क्राइम की सिचुएशन लगातार, चाहे गोलियां चल रही है, क्राइम की सिचुएशन बहुत खराब हो रही है प्रदेश के अंदर। मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ, मैं विषय पे बात कर रहा हूँ। क्राइम की सिचुएशन यूज कर लें, ये ठीक नहीं। नहीं, आप रुकिए रावल साहब प्लीज। अगर आपके विषय पर वो बोल रहे हैं, मैं नहीं टोकूंगा। हाँ नहीं, वो विषय पे, मैं विषय पे जा रहे हैं, वो आपको टोक देना चाहिए। ठीक है, मेरे पास जवाब नहीं दे पाऊंगा। अरे आप जवाब, मैं समय दूंगा ना, आप चिंता कर नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। अरे देंगे समय। रजत पंजेटा जी, जानता हूँ, बताएं इसका फायदा आपने बता दिया, नुकसान भी हो सकता है।
हाँ, देखिए वैसे तो मीडिया चैनल खबरें दिखाने के लिए, मुझे नहीं पता विधु रावल जी कब से अपना नैरेटिव चलाने के लिए चैनल्स को इस्तेमाल करेंगे। रुक जाइए सर, मुझे पता है डिबेट कैसे चलानी है, ठीक ठाक अनुभव हो गया है। दोनों तरफ के चार चार बाल सफेद भी हो चुके हैं, मेरे दिख नहीं होंगे। बीच में रुक जाइए, वरुण जी, बीच में रुक विशेष जाइए प्लीज, नहीं ऐसे मत करिए, प्लीज मत करिए। एक विषय है, प्रोफेसर रावल ने शुरुआत की, 4-5 मिनट अच्छी शुरुआत की, विद्रोही जी ने उसमें अपना पॉइंट रखा, रजत पंजेटा अपना पॉइंट खत्म कर रहे हैं, ठीक है, उसी तरीके से आगे चलेंगे। विषय पर बोले, हाँ विषय पर ठीक है, लंबा बोले। ठीक है, रुके। हाँ जी, पंजेटा जी निर्धारित नहीं करेंगे। विषय से भटक रहे हैं। रुके ना, रुके। क्राइम जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो करंट सिचुएशन है, क्योंकि अभी मूल्यांकन करंट न्याय बता रहा सेन जी हूं, मैं का भी करंट होगा। सिचुएशन बताता हूं प्लीज आपको। बीच में हर बात पे आपका रिबटल नहीं चाहिए। कल हिंदी नहीं हो रहा है, इनको समझाइए, जनता को अपना संबोधित करो। आप बीच में मत टपकिए, थोड़ी ना हो रहा है यहाँ पे, आप बीच में मत टपकिए, आपकी पुरानी आदत है। रुक जाइए, रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। अरे भैया, दोनों विशेष रुकिए, टिप्पणी नहीं चाहिए। दोनों रुक जाइए, क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? दोनों रुक जाइए प्लीज, दोनों रुक जाइए। ये विषय रजत पंजेटा आप भी प्लीज वो विषय आप रुक जाइए। अरे भाई ऐसे मत करिए प्लीज। अच्छा रुकिए ना, इसको आगे तो बढ़ाने दीजिए, 1 मिनट रुकिए। मैंने प्लेटफॉर्म का यूज तो नहीं प्रोफेसर रावल रुकिए प्लीज, 1 मिनट, ठीक, 1 मिनट रुकिए, रुकिए। रजत पंजेटा टू द पॉइंट मुझे बताएं, बीजेपी ने अनाउंसमेंट की है, कांग्रेस फिलहाल वो कहते हैं हम करते नहीं है। मेरा सवाल वही था, मैं दोबारा दोहरा देता हूं, इससे पिक्चर क्लियर होती है क्या इलेक्शन में? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, कर दिया इन्होंने, वो जनता को पिक्चर पूरी क्लियर हो गई है। मैं तो कह रहा हूं अब तो जो अंदरूनी भीतरघात होगा वो तो होगा ही। जो अब आप ये देखिए, सुभाष बराड़ा जी ने चौधरी रंजीत सिंह जी के बारे में क्या टिप्पणी करी कि वो अंदर से पुराने कांग्रेसी हैं, उनके अंदर से पुराना कांग्रेस के लिए प्रेम झलक रहा होगा। एक अपने नेता के लिए जो बहुत कम मार्जिन से हारे हैं, इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा एमपी ऐसा बयान देते हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपस में इनकी कितनी किस्से, चाहे कैप्टन अभिमन्यु हो, चाहे अनिल विज हो, चाहे आपके रामविलास शर्मा हो, हर एक को आप अच्छी तरह सुन चुके हैं। अब रुकिए, ठीक है निशांत भाई, अल्टीमेटली तो चेहरा देना पड़ेगा। निशांत ये बताएं, आप लोग, बीजेपी ने क्लियर कर दिया है कि उनका चेहरा नायब सैनी रहने वाले हैं, आप बताएं। निशांत भाई सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, शायद नेटवर्क का कुछ इशू है। प्रोफेसर विधु रावल, देखिए आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया था आम आदमी पार्टी से। वो कहते हैं भाई कौन, किसी पहला शब्द नहीं बोलूंगा, कौन नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, वैसे आपने सवाल पूछ लिया था, उनसे चेहरा पूछ लिया था। खैर मैं इस पर नहीं जाता हूँ, मैं सीधा सीधा कांग्रेस के प्रवक्ता की बात पर जवाब देता हूँ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है अहीरवाल में रिवाइव हो गई है। मैं फिर से उनको याद करवाना चाहता हूँ, 2014 में कोई चर्चा नहीं थी अहीरवाल के अंदर कि किस प्रकार राउत साहब को मुख्यमंत्री बनाने की कोई चर्चा नहीं थी। मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मैंने एक्सटेंसिवली 2014 में कुछ विधानसभाओं में कैंपेन किया था। उस तरफ मैं बाद में करनाल आ गया था पार्टी की संस्थागत ड्यूटी के हिसाब से, लेकिन 2014 में इस प्रकार की कोई बल्कि उल्टा ताजे ही वो केंद्रीय राज्य मंत्री बने थे, डिप्टी मिनिस्टर फॉर स्टेट बने थे 3 महीने पहले ही। अगर ऐसी कोई बात होती तो उनको बनाया जाता। इसी प्रकार से 2019 में तो मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा था, बल्कि कई महीने पहले, 2 महीने पहले जुलाई और अगस्त में एक यात्रा निकली थी, जन आशीर्वाद यात्रा, और उसमें चौधरी सभी लोगों ने, एक का नाम क्यों लूं, पूरे हरियाणा के अंदर वो यात्रा निकली थी और स्पष्ट तौर पर हम मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने गए थे। और 2019 और 14 आपने खुद ही बताया कि इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने स्वीप किया है। ये बात जानते हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी की तरह नहीं है। आप आज वेद प्रकाश विद्रोही जी की पार्टी में, वेद प्रकाश विद्रोही जी से बहुत सीनियर नेता आकर एक नाम दे दें, मैं अभी कहता हूँ कांग्रेस यूं दो फाड़ हो जाएगी। आप जानते हैं, इस बात को कोई अतिशोक्ति नहीं है, खुद आप दिल से मानेंगे। हाँ, जहां तक बात है वेद प्रकाश जी, मैंने पता करवाया किन किन प्रवक्ताओं के उनके बूथ पर क्या स्थिति रही है। मुझे एक प्रवक्ता ने ना समझी में चैलेंज कर दिया था कि आपके बूथ पर क्या रही है, तो मैंने बताया मेरा गांव भी जीते हैं, मेरी खाप भी जीते, मेरी विधानसभा भी जीते, मेरी लोकसभा भी जीते, मेरे प्रदेश में भी सबसे नंबर 1 की पार्टी है और मेरे देश में भी सबसे नंबर 1 की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन वेद प्रकाश जी, आपके बूथ पर जो है भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है रेवाड़ी के अंदर, ये मैंने पता लगाया, अहीरवाल में ही आता है वो। तो आपका ये कहना कि कोई मायने नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है आपको ये बचना चाहिए। कोई एक उदाहरण आप ऐसा नहीं दे सकते कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में कुछ कहा हो और उसको पूरा नहीं, बल्कि
यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो है, जब वो विष्णुदेव जी के प्रचार के लिए गए थे, जब छत्तीसगढ़ चुनाव चल रहा था, वहां पर वो ये कहकर आए थे कि आप इनको वोट दीजिए, मैं इनको एक बड़ा आदमी बनाऊंगा। तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में इस प्रकार की चर्चा पहले से थी विष्णुदेव सहाय जी के बारे में। बाद में जब देखा कि विष्णुदेव सहाय जी जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने, औरों के लिए न्यूज थी, लेकिन जनता जानती थी। अब यहाँ पर हमने बिफोर इन टाइम जो है अपने यहाँ गरीब परिवार के अंदर पैदा हुए व्यक्ति को फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री पद के दायित्व के लिए हमने अपनी पार्टी का कैंडिडेट बनाया है। हमने इतने दिनों पहले कहा है कि हम उनको उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाले। ये हिम्मत आपको भी आप दिखा सकते हो क्या? ये आपकी फिर से कहूंगा पार्टी दो फाड़ हो जाएगी। फिर एक बात और ये कहते हैं, आटे दाल के भाव पता चल गए। आटे दाल के भाव किसको पता चल गए और किसको अब तक नहीं पता चले? अरे भाई, आज भी बार बार हंसी उड़ रही है पूरे देश में। कल से लोग हंसी उड़ा रहे हैं परसों से कि भाई क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका के सामने 200 का स्कोर नहीं किया, इसलिए साउथ अफ्रीका की मोरल विक्ट्री हो गई, वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका को दे देना चाहिए। कांग्रेस वाले लॉजिक से, जैसे कांग्रेस वाले इतने दिनों से हमारे कान खा रहे हैं, इनकी 100 भी सीटें नहीं आई वरुण जी। इतनी बुरी स्थिति हुई इनकी, जितनी इनकी सीटें हैं इतनी सीटें हमारी जो है 1984 में आई थी। इससे कम सीटें हमारी, जब हमारा पहला चुनाव था 1984 में तो 2 आई थी कम। हाँ, 84 में 2 आई थी, 89 में जाकर जो है हमारी 61 सीटें थी शायद। 1991 के चुनाव से हम लगातार इससे ज्यादा सीटें लेकर आ रहे हैं, 122, 143, 162, 182, फिर उसके बाद दोबारा 182, उसके बाद 138 और उसके बाद 199 सीटें हमारी। इतने नहीं वरुण जी, आपने कहा था, आप तो वादा कर रहे थे बहुत सारा दे तो रहा हूं समय। अब आप ट्रैक पे रहिए ना। नहीं, आप तो कंक्लूड करने को कहने लग गए अभी। सही सर, अभी तो बोलना ही शुरू किया था मैंने। आप कहां अभी तो प्लेटफॉर्म को यूज करना शुरू किया है। मैं तो अभी प्लेटफॉर्म को यूज करना शुरू किया है। केवल उस पर पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे रहा हूँ। मैं कोई रजत पंजेता कितना स्क्रिप्ट नहीं लिख कर आया हुआ जिस पर अपनी मर्जी से डिबेट को कहीं भी ले जा रहा हूँ। मैं पॉइंट टू पॉइंट उसी बातों पर जवाब दे रहा हूँ। तो इनके 3 बार का चुनाव, जिसको ये कह रहे हैं आटे दाल का भाव पता चल गया। आटे दाल का भाव आपको कब पता चलेगा साहब? कब पता चलेगा कि 2014, 2019 और 2024 तीनों के मिला, कांग्रेस की सीटें मिला ले तो भी हमसे जो है आधी के करीब रह जाती हैं आज की स्थिति में। ये आपको कब पता चलेगा कि आपकी 38 पार्टियों ने मिलकर जितनी सीटें अर्जित की हैं उससे भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने अकेले सीटें अर्जित की हुई हैं। आपको कब पता चलेगा कि 1962 के बाद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया। 62 साल बाद ऐसा हुआ है और केवल दूसरी बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री ने लगातार तीसरी बार शपथ ली है। आपको आटे दाल का भाव कब पता चलेगा? और एक बड़ी बात हैरान करने वाली है वरुण जी, हरियाणा की जो राजनीति को समझते हैं ना, वो जानते हैं कितनी वोलेटाइल राजनीति है। ये कहते हैं लोकसभा चुनाव के माध्यम, मैं इनके शब्द पकड़ पकड़ के बोल रहा हूँ, लोकसभा चुनाव के माध्यम से जनता स्पष्ट कर चुकी है। तो जनता तो स्पष्ट कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाकर, सबसे अधिक वोट देकर। आप गठबंधन के बावजूद भी हमसे 3% वोट कम है। गठबंधन के वोट भी आपने जोड़ लें तो भी आपकी वोट जो है हमसे 3% कम है। दूसरा, आपको भ्रष्टाचारियों के साथ जेल गए, एक तो वर्क फ्रॉम होम होता है, ये वर्क फ्रॉम जेल करने वाले लोगों के साथ भी गठबंधन करके, जिनके खिलाफ FIR आपने दर्ज करवाई थी, कंप्लेंट की, उनके साथ गठबंधन कर लिया। सारे भ्रष्टाचारी मिल गए। हर प्रकार का झूठा प्रोपेगेंडा, जिस प्रकार का झूठ आज राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोल रहे थे, जिससे मुझे लगता है कि जल्दी प्रिविलेज मोशन भी शायद आ सकता है, उस प्रकार का झूठ जनता में बोलते हुए आप इतना फैलाकर फटाफट खटाखट। वरुण जी अच्छी बात नहीं, प्लीज देखिए ना, आपने विस्तार से बात कर लिया, अब आप राहुल गांधी को भी जोड़ रहे हैं। 30 सेकंड नहीं, मैं नहीं जोड़ रहा हूँ। जितना इन्होंने जितने भोंडे तरीके से चुनाव लड़ा है ना, ये इतिहास में दर्ज हो चुका है कि कोई सत्ता के बिना किस प्रकार बिना पानी के मछली जैसी तड़पन होती है, वो कांग्रेस पार्टी। ये कुछ भी कर सकते हैं, देश को बेच सकते हैं। बस जैसे नेहरू जी चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री बनना था नेहरू साहब को, इस भारत टूट जाए 47 पे चले गए। कांग्रेस वालों को 10 साल की सत्ता से बाहर की इतनी तड़प, इतनी तिलमिलाहट है वरुण जी, मुझे बात प्लीज पूरी करने दीजिए, कि ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं, कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। जिन्होंने इस देश के संविधान को अपने कदमों तले वेद प्रकाश विद्रोही जी, मेरा एक सवाल है। संविधान की रक्षा बन गई। ठीक है, बस रावल साहब प्लीज। नहीं, अब हो गया ना, अब आप एक्सलरेट कर रहे हैं, आपकी बात आगे टू द पॉइंट आगे प्लीज। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, खटाखट झूठ बोलने पर अब जनता का आक्रोश भी तो झेलना पड़ रहा है। कांग्रेस के दफ्तरों के खत्म करो, मुझे ये लाइन पूरी करने दीजिए प्लीज।
खटाखट झूठ बोलने का एक नतीजा ये भी तो है ना, आपने अपना जो आपका डार्क हॉर्स था वो आपने 3 महीने पहले चल दिया, इसके भी तो दुष्परिणाम मिलेंगे अभी आपको। जो आपने झूठ बोला और 8500 का वादा किया, और जब कांग्रेस के दफ्तर के बाद आज लाइनें लगी हुई हैं, जिनको आप नहीं दे रहे हैं 8500, वो भी तो आपका इलाज बांधेंगे बड़ी जल्दी। चलिए ठीक है, अब बात आ गई। वेद प्रकाश विद्रोही जी, मुझे एक बात बताएं, एक सवाल है मेरा, ये जो हरियाणा का पैटर्न हम देख रहे हैं पिछले 4 चुनाव में, सेंटर में जिसकी सरकार, राज्य में उसकी सरकार, वो इस बार बदल जाएगा? देखिए वरुण जी, मैं पहले तो इनकी बात कहूंगा, आप भी पत्रकार हैं, मैं आपको ही कहता हूं, आप कहीं एक लाइन दिखा दे जहां हमसे 85 लोग मांगने आ रहे हो, कितना सत्य बोलता है। दूसरा भी मैं आप पर, वो दफ्तरों के बाहर लाइन तो लगी कुछ राज्यों में, लाइन नहीं, वो लखनऊ के अंदर आए थे, वो भी देहरादून में भी आए थे। हाँ, वो एक दिन के लिए भाजपा लाई थी, एक दिन के लिए, मैं मान रहा हूँ, ठीक है, एक दिन के लिए भाजपा लाई थी, बात खत्म हो गई। एक दिन के लिए किसी को बहका के ले आए, उसके बाद कोई आए। अब ये इनकी सुन लो साहब, एक मिनट प्लीज रुको, नहीं इनकी सुन लो, एक मिनट रुक जाइए रावल साहब प्लीज। नहीं विद्रोही जी, आपकी बारी है, बोलिए। नहीं, आप इनकी सुन लो। नहीं रुकिए रावल साहब प्लीज, आप डिटेल में नहीं, प्लीज रुकिए, असभ्यता की हदें पार करते हैं हमेशा। बोलिए बोलिए विद्रोही जी, बोलिए। हम बोले इनके बीच का, अरे विद्रोही जी बोलिए, हम बोले क्या, मेरे बोलना क्या, बोलिए, बेकार की बात करते हैं, हम बोले बीच के अंदर। बोलिए। दूसरी बात, ये भी बात पर ही छोड़ता हूं, प्रधानमंत्री जी ने कितनी झूठ बोली, भैंस खोल लेंगे, टोटी जोड़ लेंगे, मंगलसूत्र, आज लोकसभा में भी उनको कितना दलील किया इस बात को लेकर, चुसके नहीं। अब आपके सवाल का जवाब, आप पैटर्न का पूछ रहे हो, आप पूरा पैटर्न देखिए ना, आप 99 से लेकर आज तक का पैटर्न देखिए। लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी को, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे इनेलो रही हो, चाहे भाजपा रही हो, जितनी बढ़त उन्होंने ली है विधानसभा में, सत्तारूढ़ दल हमेशा उससे कम रहा है। मैं अपना ही उदाहरण दे देता हूं, हम 2009 में हमें लगभग 62-63 या 67 जगह, हमको मैं सीट सही याद नहीं मेरे को, माफ करना, 67 सीटों पर हमने बहुमत लिया था। क्या मिला हमको? 40। भाजपा ने जो लिया था 2014 का, वो एक अपवाद था, क्यों हमारे पास केंद्र में भी हमारे खिलाफ बड़ी लोगों में व्यापक विरोध, हरियाणा में भी हमारे प्रति व्यापक विरोध वाली लाइन है, आपको दिखा रहा हूं। अब 2019 में आ जाओ आप, अब फिर क्या, एक मिनट राहुल साहब रुकिए, विद्रोही जी कंटिन्यू करिए, एक मिनट रुकिए प्लीज। आपकी बारी में वो नहीं बोले, उतना सम्मान तो रखिए। आपकी बारी में एक शब्द नहीं बोला उन्होंने, बात खत्म हो गई, आप बोलिए। मैं स्वीकार, मैं आपकी तरह झूठा तो नहीं, मैंने कहा एक दिन के लिए आए थे, आप लोग लेकर आए थे। रुक जाइए प्रोफेसर रावल, आप रुकिए भाई, आपकी बारी में एक शब्द नहीं बोला उन्होंने, प्लीज। ठीक है, हो गई वो बात, खत्म हो गई। विद्रोही जी आगे हरियाणा की बात हो रही है, प्लीज बोलिए विद्रोही जी, बोलिए। अच्छा, हरियाणा के दिखाने के, रुकिए प्लीज, एक मिनट प्रोफेसर रावल प्लीज, आपकी बारी में नहीं बोले, पूरे सुनिए। हाँ जी बोलिए विद्रोही जी। मैं लेकिन वो लाइन वो दिखाना, अच्छा रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, विद्रोही जी बोलिए। मैं हरियाणा वाली दिखाऊं? अरे विद्रोही जी का ऑडियो नहीं आ रहा भाई, विद्रोही जी देखिए म्यूट तो नहीं हो गया? विद्रोही जी आपकी आवाज नहीं आ रही है कि वहां से म्यूट तो नहीं हो गया आपके यहाँ से? आगे बोलिए आगे। 2019 में इनकी 79 सीट आई थी, जब विधानसभा चुनाव में 40 आई। अब अगर आप ये 2099 से लेकर और 2019 तक का पैटर्न देखेंगे हरियाणा का, लोकसभा और बजट को लेकर, विधानसभा की बढ़त, उस हिसाब से इनकी 20 सीट आई है। और मैं तो आपसे पहले दिन से कह रहा हूँ, कांग्रेस और भाजपा का मुकाबला है, मुख्य मुकाबला। मैं दूसरे दलों को नहीं कहा, ये बिल्कुल नहीं होंगे। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा का है, और भाजपा अगर 25 सीट भी ले ले, मैं तो 25 ज्यादा देने को तैयार नहीं। मैं आपको कहता हूँ, फिर आप मुझे अक्टूबर में बात कर लेना, तो मैं सच नहीं बोलता। आपके चैनल पर तो मेरी बात क्या हुई नहीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में। आप इस दूसरे चैनलों से पूछ लो, काफी लोग बैठे हैं, मैंने 5 से 7 सीटें कहा, बस 6+- 7 का नाम नहीं दिया, 6+1 या 6-1 हमारी 5 आई। मैं ना तो बपोड़े ठोकता हूँ, ये 30 या 25 पर सिमट जाएंगे। और जब प्रदेश की जनता मन बना लेती है किसी भी दल को उखाड़ कर फेंकने की, और चाहे कितना ही मजबूत दल क्यों ना हो,
उसका उदाहरण है आपके सामने। हरियाणा के अंदर कांग्रेस के INLD को कितनी सीटें दे रहे हैं आप? मैं उसी पर आ रहा हूँ। हरियाणा में सबसे मजबूत दल INLD के, और भाजपा 2014 तक 40-50 साल तक INLD की पिछलक मुड़ के राजनीति करती रही, उनकी दया पे नहीं करती। और मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, उनके बड़े नेताओं से पूछ लेना किस तरह वो मंत्री पद बनने के लिए गिड़गिड़ाते रहते थे। हमारे जैसे लोगों से भी अपील करते थे, यार देवलाल के कहते मुझे मंत्री बनवा दो, क्योंकि देवलाल का चलता था सिक्का। अब फिर एकदम परिवर्तन आया 2014 के बाद। 2014 के बाद हम क्योंकि विपक्ष में थे, न सत्ता में, हमारा तो नाश हुआ ही हुआ। INLD दूसरे नंबर पर आई। 2019 का चुनाव ये तय करने वाला चुनाव था कि भाई एक दल खत्म होगा, एक तो क्योंकि एक दल तो प्रमुख बन गया था बीजेपी, और कांग्रेस पहले राष्ट्रीय दल था कि भाई राष्ट्रीय दल कांग्रेस कमजोर होगा या क्षेत्रीय दल कमजोर होगा। 2019 के चुनाव ने साबित कर दिया जनता ने कि हरियाणा अब दो दलियों की तरफ उभर रहा है, राष्ट्रीय दलों की तरफ। इनको 40 सीट मिली, हमको 31 सीट मिली, इनका बंटवारा हो गया, वो हमें और दिन को नुकसान हो गया। अब 2024 का चुनाव तो बिल्कुल क्लियर हो गया, उसके आगे क्या होगा मैं नहीं कह रहा। 2024 में तो डायरेक्ट फाइट कांग्रेस और भाजपा की है, और जनता कांग्रेस को मन बनाती है। अब INLD की, आपने INLD का पूछा, मैं बड़ा स्पष्ट जवाब दूंगा। INLD का पूछा, देखिए निर्दलीय भी जीतते हैं, INLD के भी जो मजबूत उम्मीदवार होंगे वो जीत सकते हैं। तो मेरा मानना है INLD रॉन्ग, INLD राइट, कि INLD 1 से 3 तक से ज्यादा नहीं जीत सकती, और 1 से 3 तक ही जीत सकती है जसपा। इससे ज्यादा ये दोनों दल मेरे विचार से आज। और आपके सहयोगी का भी नाम ले दीजिए ना, पूर्व सहयोगी आम आदमी पार्टी। आप पार्टी कभी प्लेयर ही नहीं है। अच्छा, प्लेयर ही नहीं है। नहीं, क्योंकि आप पार्टी की सुनो, मैं बड़ा स्पष्ट कर देता हूँ। हम लोकसभा चुनाव में भी मान रहे थे कि प्लेयर नहीं है, पर क्योंकि गठबंधनों में लेना और देना होता है। ठीक है, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, सुन लीजिए ना 1 सेकंड। जब आपने सवाल पूछा सुन लीजिए। हमें इन्होंने चंडीगढ़ की सीट दे दी, और चंडीगढ़ की सीट में मानता हूँ अगर आप हमारा सहयोग नहीं करती ज्यादा नहीं जीत पाते। बदले में हमने इनको कुरुक्षेत्र की जीत दे दी। अगर कुरुक्षेत्र हम लड़ते तो हम जीत जाते। अब ये दुर्भाग्य हार गए, हमने किसी पूरी मदद सीख ली, पर दुर्भाग्य होता है, परिस्थितियां होती है, हार गए। तो वो केवल मात्र लेना और देना था। क्या आपने हमको चंडीगढ़ की सीट दे दी, बदले में हम हो गया कुरुक्षेत्र में जिताएंगे, वहां हम 2800 वोटों से जीत गए। यहाँ दुर्भाग्य से ये 28,000 से हार गए। ठीक है, परंतु हमारी नजरों में आज आप अभी प्लेयर नहीं, आम आदमी पार्टी प्लेयर नहीं है। रजत पंजेटा, मौजूदा मूड हरियाणा का, मौजूदा व्यवस्था जो है वो 2 दलीय हो चुकी है, पब्लिक का सेंटीमेंट ऐसा हो चुका है, लेकिन विधानसभा चुनाव है, आपके मजबूत उम्मीदवार लड़े तो आपकी रेंज 1 से 3 रहने वाली है, ये विद्रोही जी अपने अनुभव से बता रहे हैं। देखिए, वो अनुभव से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 3 का आंकड़ा इनको बहुत प्यारा है। 77 में इनकी 3 ही सीट आई थी, और 87 में इनकी 5 ही सीट आई थी। तो क्या ये हरियाणा की राजनीति से गायब हो गए? किसी के बारे में इतनी बड़ी बड़ी भविष्य, किसी के बारे में सरकार बनी थी सर, 72 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, आपको जानकारी। अरे 70 की बात कर रहे हैं वो, 77 की बात कर रहे हैं। 77 में 70, 77 में आप कहीं। ठीक है, ठीक है, एक मिनट रजत बोलिए जल्दी से प्लीज। एमएलए बने थे कांग्रेस के 77 में, सही कह रहे हैं आप। रजत कंटिन्यू। उनको सुनने में थोड़ा वो हो गया होगा। मुझे 70 हो गया। ठीक है रजत प्लीज। देखिए, जहां तक ये 2019 की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस को कोई अगर डिसाइड करना होता तो कांग्रेस 10 साल तक मुख्य विपक्षी दल भी नहीं थी। इंडियन नेशनल लोकदल एक मुख्य विपक्षी दल भी थी, और अगर सरकार को कोई टक्कर दे रही थी वो इंडियन नेशनल लोकदल ही थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस नहीं थी कहीं। सीधा सीधा इंडियन नेशनल लोकदल के जब 2 फाड़ हुए, पार्टी टूटी, उसका फायदा सीधा सीधा कांग्रेस को हुआ, भाजपा को भी हुआ, कांग्रेस को भी हुआ। ये परम सत्य है। इसको अपनी अचीवमेंट, अपनी पीठ थपथपाना, इसको बताना बंद कीजिए। इतने ही होते तो आप 10 साल तक कश्मकश ना कर रहे होते मुख्य विपक्षी दल बनने के लिए भी। पहली बात तो रही बात, अगर
ये लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में केवल प्रधानमंत्री एंटी मोदी और प्रो मोदी वोट था सारा का सारा, वहां वोट पड़ा। उससे अगर आप ये अनुमान लगा रहे हैं कि जो नेशनल इश्यूज हैं, देश के मुद्दे हैं, वो आप अपने प्रदेश में क्षेत्र में भी चलेंगे, वही उसी पैटर्न पे वोटिंग होगी, तो उस हिसाब से तो ये किसी को गिनेंगे ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको मैं सीधा सीधा ये बता सकता हूं कि आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व के अंदर भाजपा 5 सीट हारी है। वो सक्षम, जो इन्होंने कहा 10 सीट जीतने में है, वो सक्षम वाला बयान भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो उन्होंने 20-25 बार दिया, उसके हिसाब से कांग्रेस सक्षम नहीं है। आज 46 सीटों पे जीते हैं, 12 सिटिंग एमएलए हारे हैं और 4-5 एमएलए वहां 2-4 हजार वोट का डिफरेंस है, कहीं में तो 700-800 वोट का भी डिफरेंस है। वरुण मुलाना खुद 600 वोट से जीते हैं मुलाना कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो अगर ये सारा हिसाब देखें, जब बीजेपी 79 सीट में जब 2019 के अंदर 79 सीट जीत रही विधानसभा जीत, 40 पे आके अटक गई, ठीक है, ये तो मात्र 46 पे आए। ये भाजपा का गणित कर रहे हो उस हिसाब से तो इनके भी 20-22 सीट बैठती है। तो अगर इनके नेताओं ने कितने काम किए, मुद्दे कितने उठाए, अपने नेताओं के पीछे कितने खड़े हुए, मामन खान के पीछे खड़े हुए, या और कोई इश्यूज रहे हरियाणा में बेरोजगारी के, सड़क से सदन तक, कहीं सिर्फ वॉकआउट करने का काम किया इन्होंने। ठीक, अहम मुद्दे जो लड़े हैं वो लड़ाई लड़ी है इंडियन नेशनल लोकदल ने सीरियस होके, सड़क से सदन तक पूरे हरियाणा के अंदर अगर कोई आवाज उठाने का काम किया तो इंडियन नेशनल लोकदल ने किया। ठीक है रजत, वहां पे भाजपा, देखिए मैं एक बात तो मानता हूं, इन्होंने तो आपस में लड़ने का काम तो जरूर किया है, अपने नेताओं को निपटाने का काम किया है। अभी मैं एक प्रवक्ता बोल रहे थे कांग्रेस के कि महिलाओं का बहुत बड़ा सम्मान किया है, किरण जी का सम्मान कर लिया आपने, शैलजा जी का सम्मान आप करते हैं। आपको ये लगता है कि अपने दुश्मनों को निपटाएं कि केवल एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चाहता हूँ निशांत, आज टेक्निकल ग्लिच से आप जुड़ नहीं पाए थे, मैं अंत में आपसे जानना चाह रहा हूँ, फिलहाल आपको विद्रोही जी प्लेयर नहीं मान रहे हैं विधानसभा चुनाव में, दूसरी ओर बीजेपी ने अपना फेस भी तय कर दिया है, क्या आप तैयारी में पीछे हैं? सभी को नमस्कार। देखिए, बीजेपी ने अपना लोकसभा से पहले भी चेहरा लॉन्च कर दिया था, जिस चेहरे की वजह से 10 में से 5 सीटें इनकी रह गई, वही चेहरा कंटिन्यू इन्होंने विधानसभा के लिए किया है, जिसमें इनकी सीटें आधी भी नहीं आएंगी। भाजपा को जिस तरीके से लोकसभा में हार मिली है, उसी तरीके से विधानसभा में हरियाणा में मुझे लगता है मौका कम मिलेगा, क्योंकि इन्होंने किसी भी वर्ग के लिए इस 10 साल में काम नहीं किया, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम हो। भारतीय जनता पार्टी को इस बारी विधानसभा में मुझे लगता है बहुत कम जनता निशांत, अगर 10 में से 5 ये निशानी है कि बीजेपी हार रही है, तो पंजाब में 3 और दिल्ली में 0 को क्या माने हम? सर देखिए, जीती हुई सीट की बात चल रही है, वो 10 जीती हुई सीट में उनकी 5 आई है। पंजाब और दिल्ली में, पंजाब में जो सीटें हमारी नहीं थी वो हमने जीती है, हमने 0 से अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई है, इन्होंने गाड़ी को पीछे किया। तो समझने की जरूरत यह है कि जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में जब कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने सफाया किया 2013 से लेकर आज तक, अब पंजाब में उसी तरीके की जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हरियाणा में जब आगे बढ़ेगी तो अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी, और जब एक बार आम आदमी पार्टी अंदर घुस जाती है, पार्टी की सीटें आ जाती है, वो काम करती है जनता के लिए, तो उसको आगे जाके बहुमत मिलती है। ठीक है, तो हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। समय इतना ही था मेरे पास फिलहाल। प्रोफेसर माफी चाहूंगा, बहुत समय एक्सीड हो गया। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।